तो अब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि किसी भी बॉडी को हम 3 अलग-अलग तरह से स्ट्रेस दे सकते हैं। और फिर अपन ने ये भी देखा था कि अलग-अलग तरह से जब अपन स्ट्रेस देते हैं तो बॉडी का डिफॉर्मेशन जो है वो अलग-अलग तरह से होता है, और जिसके कारण हमने 3 तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया था। ठीक है। अच्छा, किसी भी बॉडी को हम जो स्ट्रेस देते हैं उसके कारण जो है वो बॉडी कैसे बिहेव करेगी, मतलब किस तरह से डिफॉर्म होगी, है ना, उसकी स्टडी जरूरी है यदि उस सब्सटेंस को हमको यूज करना है किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उस पे स्ट्रेस पड़ने वाला है ना। जैसे सपोज कोई है ना स्टील केबल है और उसको हम कोई ब्रिज को बनाने में यूज कर रहे हैं, और हमको मालूम है इस ब्रिज में स्टील केबल पे इतना स्ट्रेस जो है वो पड़ने वाला है। तो हमको मालूम होना चाहिए भाई, पहला तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि वो केबल जो है वो उतना स्ट्रेस ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसकी थिकनेस जो है वो कितनी होनी चाहिए वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, स्ट्रेस ले भी लेगा तो फिर हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई इतना स्ट्रेस पड़ेगा तो कितना इलॉन्गेशन होगा उस केबल में। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो अलग अलग सब्सटेंसेस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। तो ये कर्व जो है वो किसी थ्योरी से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है और एक्सपेरिमेंटली ही हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक जनरल फॉर्म अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस जिसकी अपन बात कर रहे हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या इसको अपन ने क्या बोला था, टेंसाइल स्ट्रेस। जो पिछले वीडियो में जो पहला केस था, है ना, उस स्ट्रेस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का ये कर्व पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे है ना एक मटेरियल लेंगे और उस पर हम स्ट्रेस जो है वो लगाएंगे। तो एक बार जरा मटेरियल भी बना लेते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने कोई भी एक जनरल मेटल बॉडी ले ली और उस पर जो है ये एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और बॉडी जो है वो इस तरफ है ना किसी एक सरफेस के साथ में अटैच्ड है, मूव नहीं कर सकती है। तो बॉडी का इलॉन्गेशन होगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है वो डेल्टा एल हो गया, और बॉडी का जो ओरिजिनल लेंथ थी उसको सपोज हम एल बोल देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन हमने कैसे डिफाइन किया था, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो हमने कैसे डिफाइन किया था, एफ अपॉन ए। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ग्राफ जो है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। जो ग्राफ के अलग अलग सेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग कलर में मैंने बनाए हैं, है ना, उसका स्पेसिफिक रीजन है। तो जैसे जैसे ग्राफ डिस्कस करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो शुरू का जो ये ग्राफ का जो पोर्शन है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो सपोज ये पहला सेक्शन हो गया ग्राफ का। तो ये पहला वाला सेक्शन है जहां पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब निकला कि इस पोर्शन में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मटेरियल जो है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। स्ट्रेस जो है वो यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा। और ये जो रिलेशन है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। ठीक है, और हुक्स लॉ बेसिकली क्या है, जैसे जो पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये जो है वो एक पर्टिकुलर फोर्स के लिमिट तक ही होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्ट्रेस के लिमिट तक ही होता है। तो ये जो फिनोमिना है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, इसको हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कर्व के शुरू के पोर्शन में बेसिकली हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे स्ट्रेट लाइन खत्म हो गई, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग
पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस तक जो है वो हुक्स लॉ फॉलो होता है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है और उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि यहाँ इस वाले पोर्शन में हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक जो इस वाले पोर्शन की है वो ये है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स यदि हम हटा दें, है ना, इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी, तो बॉडी जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में और ओरिजिनल लेंथ में फिर से आ जाएगी। जो भी स्ट्रेचिंग हुई होगी बॉडी की, है ना, वो स्ट्रेचिंग जीरो हो जाएगी और बॉडी फिर वापस इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस पोर्शन में बॉडी क्या है, यहां लिख देता हूं, इलास्टिक है। ठीक है, ओरिजिनल शेप रिगेन कर रही है, इसका मतलब बॉडी इलास्टिक है। ठीक है, अब इस कर्व का सेकंड पोर्शन लेते हैं, ये येलो वाला पोर्शन। तो येलो वाले पोर्शन में आप देखिएगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऑब्वियसली ये कर्व लाइन हो गई। ठीक है, पर इस येलो वाले पोर्शन में भी बॉडी जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करती है। ये येलो वाला पोर्शन भी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन भले नहीं है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, पर इस वाले येलो वाले पोर्शन में भी कहीं पे भी यदि हम एक्सटर्नल फोर्स यदि हटा दें, है ना, मतलब यहां तक, येलो वाला पोर्शन कहां तक हो गया, यहां तक। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप वापस से रिगेन कर लेगी। तो ये पॉइंट बी जो है, ठीक है, पॉइंट बी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, जो भी स्ट्रेस होगा सिग्मा ई बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसको सिग्मा पी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका सिग्मा पी हो गया और इलास्टिक लिमिट सिग्मा ई हो गया। ठीक है, अच्छा अब तीसरा पोर्शन देखते हैं कर्व का। तो इलास्टिक लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड में तो ये जो मेटल रॉड है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रही। इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा, आप इसमें, है ना, देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी यदि हम स्ट्रेस लगाते हैं, सी इतना सा हमने स्ट्रेस लगाया, है ना, इतना छोटा सा स्ट्रेस लगाया, इसको मैं डॉटेड लाइन यदि बना दूं यहाँ पे, इतना सा स्ट्रेस में हमने इंक्रीज किया। ठीक है, डेल्टा सिग्मा, तो स्ट्रेन में कितना डिफरेंस आ गया, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया स्ट्रेन में। तो स्ट्रेन में डिफरेंस आ गया मतलब बॉडी इतनी इलोंगेट हो गई। आप देख रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे बॉडी यील्ड कर गई, यील्ड कर गई मतलब उसने गिव अप कर दिया। ठीक है, पॉइंट नंबर बी को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यील्ड पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो बॉडी इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही थी और यील्ड पॉइंट के राइट में जो है इलास्टिक बिहेवियर नहीं शो कर रही है। इसका क्या मतलब निकला कि अब, है ना, ये पिंक वाला जो पोर्शन है, इनफैक्ट बी के राइट में ये पूरा पोर्शन, पूरा ही ग्राफ यदि हम ले लें, तो यदि हम एक्सटर्नल फोर्स यदि हम हटा देते हैं तो बॉडी जो है अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं करेगी। ठीक है, इसके राइट का यदि कोई भी हम पॉइंट ले लें, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट ले लें, ठीक है, और हम एक्सटर्नल फोर्स यदि छोड़ देते हैं, यदि बी के थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं तब तो बॉडी यहाँ पे आ जाती वापस। यदि यहाँ पे हम छोड़ते हैं बी के थोड़ा सा राइट में, तो बॉडी कहां तक पहुंचेगी, बॉडी यहां पे आ जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये बेसिकली डिफॉर्मेशन हो गया, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी का, ओरिजिनल शेप में बॉडी आई नहीं। ये जो भी डेल्टा एल है यहाँ पे, ये डेल्टा एल बाय एल है बेसिकली। ठीक है, तो जो भी उस डेल्टा एल बाय एल का कोरस्पॉन्डिंग डेल्टा एल है
उतना बॉडी का डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, अब क्या बी के राइट वाला जो पोर्शन है, मतलब बी के राइट वाला जो पोर्शन यहां से लेकर पूरा यहां तक है ना, अभी ये बाकी पोर्शन भी अभी डिस्कस करेंगे अपन, ब्लू और रेड वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है बॉडी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का क्या मतलब निकला कि इस वाले पॉइंट में कहीं पे भी यदि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाना बंद कर देते हैं तो बॉडी जो है वो अपने वापस ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आएगी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम छोड़ेंगे तो वहां से होता क्या है, ये जो हुक्स लॉ वाला जो कर्व है उसके पैरेलल आप एक लाइन को ड्रॉ कर दें और बॉडी यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसको अब है ना थोड़ा सा कि भाई ऐसा क्या हुआ बी पॉइंट के लेफ्ट में और बी पॉइंट के राइट में जो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उसमें इतना डिफरेंस क्यों है ना, इसको एक बार थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं। तो ये जैसे अपन ने लैटिस स्ट्रक्चर देखा था है ना, ये इस मेटल का अपन ने ये लैटिस स्ट्रक्चर इस फॉर्म का देखा था। तो अपन ने ये देखा था कि भाई जैसे यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये लेयर बेसिकली पूरी की पूरी शिफ्ट होकर के थोड़ी सी आगे आ गई। ठीक है, और उसी तरह से फिर ये वाली लेयर भी थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी और जब एक्सटर्नल फोर्स हम हटा देंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगे, इसको वापस खींच करके जो ओरिजिनल लैटिस का जो स्ट्रक्चर था है ना वैसा का वैसा हो जाएगा। तो ये तो हो गया इलास्टिक पॉइंट के पहले वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये जो अपन देख रहे थे ये पिंक वाला जो पोर्शन है इलास्टिक पॉइंट के बाद वाला, और बेसिकली वो वाला पोर्शन जहां पे थोड़ा सा भी हम स्ट्रेस लगाते हैं तो इलोंगेशन इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको इस फिनोमेना को हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो अपने को मालूम है। अच्छा, और यदि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है, सपोज हमने उसको स्ट्रेच करके हमने यहां तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इतना कम रह जाएगा। ठीक है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इतना कम रह जाएगा कि इसके बाद में यदि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस देंगे तो ये लेयर तो बहुत ज्यादा मूव कर जाएगी क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है, तो पहले क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग थे। ठीक है, तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था एक्सटर्नल उस मटेरियल को स्ट्रेच करने के लिए। अब हम ऐसे क्रिटिकल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पे आ गए हैं कि अब यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो थोड़े से एक्सटर्नल फोर्स लगाने से जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है बहुत कम हो गया है ना। बेसिक लॉजिक जो है वो इस पिंक वाले पोर्शन का, ये जो पिंक वाला पोर्शन है ना, उसका बेसिक लॉजिक यही है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड अपन प्लास्टिक वर्ड जो यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, तो इसका मतलब रेफरेंस प्लास्टिक मटेरियल से उतना नहीं है ना। इसका रेफरेंस बेसिकली इस फिनोमेना से है कि ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं पहुंच रहा है, वैसा डिफॉर्मेशन। तो दो तरह के डिफॉर्मेशन हो गए, इलास्टिक और प्लास्टिक। इलास्टिक में क्या हुआ कि अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच गया, वैसा डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हुआ, जब अपने ओरिजिनल शेप में नहीं पहुंचे, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं, ये ब्लू वाला पोर्शन आ रहा है। ठीक है, यदि और स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं, अच्छा अब इस ब्लू वाले पोर्शन में अपन क्या देख रहे हैं कि बॉडी इसको मटेरियल को स्ट्रेच करने के लिए हमको फिर से जो है वो मतलब सिग्निफिकेंट स्ट्रेस वापस से देना पड़ रहा। ठीक है, बॉडी एक तरह से फिर से हार्ड हो गई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, उसको भी देखते हैं। तो अब ये जो ब्लू वाला पोर्शन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वाले केस में क्या होता है, जैसे कोई भी लैटिस जो है वो इस तरह का
जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है ये वाला, ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई फ्लॉ नहीं है ना। इस टाइप से नहीं होता है एक्चुअल में। किसी भी लैटिस स्ट्रक्चर में मतलब इस तरह के गैप्स होते हैं। आप देख रहे हैं ये गैप जो है ना, ऊपर आप देखें तो 5 कॉलम है और नीचे आप देखें तो 4 ही कॉलम है ना, और ये हमने मॉलिक्यूल्स एक तरह से बनाए हुए हैं। तो इस तरह के गैप को क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन, ठीक है। और ये डिफॉर्मेशन जो है वो कई टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह से डिफाइंड होते हैं, है ना। उतना डिटेल में हम मतलब जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो अब आप इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग यदि देखें तो जैसे ये वाली लेयर है वो इस तरह से बेंट है, देख रहे हैं, ये वाली लेयर इस तरह से बेंट है, फिर ये वाली लेयर ऐसे, और फिर ये वाली लेयर इस तरह से। तो इसमें होता क्या है कि जैसे जब हम इस स्ट्रक्चर को यदि हम स्ट्रेच करेंगे तो एक तो ये होगा कि जैसे कई बॉन्ड्स जो हैं वो टूट सकते हैं। जैसे ये वाला बॉन्ड टूट जाए और ये पूरी की पूरी रो जो है इसके साथ में लगने की बजाय फिर जो ये वाला जो कॉलम है इसके साथ में अटैच हो जाए, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पे गैप आ जाएगा, है ना। डिफॉर्मेशन जो है वो यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा ये कि कई मतलब ये तो एक केस अपन देख रहे हैं किसी बॉन्ड के ब्रेक होने का, है ना। इस तरह से बॉन्ड जो है वो लैटिस स्ट्रक्चर में कई जगह पे टूटेंगे, तो कई जगह पे टूटेंगे तो कई जगह जो है वो डिफॉर्मेशंस बनते हैं, ठीक है। तो उस ब्लू पोर्शन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये डिफॉर्मेशंस आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रेस को अपोज करें। मतलब नेट इफेक्ट क्या है, बॉडी जो है और हार्डन हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग उसकी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। तो कर्व का जो ये वाला पोर्शन है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, जो मटेरियल स्ट्रेस को विथस्टैंड कर रहा है, इसको मैं चौथा वाला पॉइंट बोल देता हूँ, है ना। इसको पॉइंट सी बोल देते हैं अपन। पॉइंट सी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। मतलब वो मटेरियल जो है वो इससे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो विथस्टैंड नहीं कर सकता है, ठीक है। पॉइंट सी के बाद में क्या होता है कि ये मटेरियल यहां से इस तरह से बेसिकली कटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये पतला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं नेकिंग, है ना। जैसे आप देखते हैं जैसे, है ना, इस मेटल रॉड की एक तरह से गर्दन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेस जो है वो कम शो हो रहा है, ठीक है। और वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस एरिया पे? इस एरिया पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो मैंने मारा इस एरिया पे कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि इस वाले पोर्शन में जो है वो तो एरिया और कम हो गया, देख रहे हैं, एरिया और कम हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो इस वाले पॉइंट के स्ट्रेस से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि एक्सटर्नल फोर्स यदि हम कम भी कर दें तब भी इस वाले पोर्शन में स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि बॉडी जो है कुछ स्ट्रेन सफर करेगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता जाएगा, ये नेकिंग वाला पोर्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि नेकिंग खत्म हो जाएगी, है ना। और ये दो मटेरियल जो है दो में टूट गया, मतलब इसका उसको बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसको मैं पॉइंट डी बोल देता हूँ। और पॉइंट नंबर 5 जो है ये, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी जो है वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। मटेरियल जो है वो दो पार्ट में टूट गया। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मेन डिस्कशन यही है, और जो इसके अलग अलग जो पॉइंट्स हैं और मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, स्पेशली इलास्टिक रीजन कौन सा है, प्लास्टिक रीजन कौन सा है, और ये अलग अलग पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए ये अपने को आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ऐसा करेंगे, कुछ अलग अलग मटेरियल, क्योंकि ये मतलब हर सब्सटेंस का
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा ही हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो वेरी करता है सब्सटेंस टू सब्सटेंस। तो कुछ अलग अलग तरह के सब्सटेंस का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे भाई कर्व को देख करके हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मटेरियल के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे।